दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल ब्रेन्स में। और आज से शुरू हो रही है पॉलिटी के लेक्चर्स की सीरीज़। इससे पहले कि मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊं या फिर मैं सीधे पढ़ाना शुरू कर दूं टॉपिक वाइज, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस पेपर के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। पॉलिटी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है इस पेपर के लिए, वो सब उसका अंदाज़ा हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखकर लग जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा 2015 और 2012 2015 2012 के जो पेपर्स थे, उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले 2015 के क्वेश्चंस। ठीक है, 2015 में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये सवाल। पहला क्वेश्चन था, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो राज्यसभा के मेंबर हों, तब ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द राज्यसभा। ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है। ठीक है, ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द राज्यसभा, नो, वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन द 6 month। संविधान में कहा गया है कि दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी है, अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री जी। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा, बजट पर बोल सकते हैं। ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बेसिक प्रीमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा आंसर है, सभी को पता होगा, बहुत नॉर्मल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हम डिटेल में करेंगे, पहला ही वीडियो जो आएगा पॉलिटी का उसमें ही ये दिया जाएगा। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो पॉलिटी में पूछा गया था वो था, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज with the consent of all the states, with the consent of majority of the states, with the consent of the states concerned, without the consent of any state। इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, आंसर होगा इसका विदाउट टू कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा लॉ बना देगी। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कर देगी उस इंटरनेशनल ट्रीटी को। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि किसी भी मैटर में, चाहे वो स्टेट लिस्ट का हो चाहे सेंट्रल लिस्ट का हो, अगर ये 5 कारण हो तब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देगी बिना विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। वो 5 रीजंस क्या है? अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन से पास करे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तब, दूसरा जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तीसरा जब स्टेट खुद रिक्वेस्ट करें कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और आप एक लॉ बनाइए, ठीक है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगा और किसी भी स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा हो, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हो कहीं पर, वहाँ पर कोई भी लॉ बनाने के लिए स्टेट से पूछना नहीं पड़ता, या फिर किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर नहीं पूछना पड़ता है। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रूल्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, ये एकदम ठीक है। उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, नो। इवॉल्व प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड्स आर
ये फंड्स है, सॉरी। फंड्स आर अलॉटेड अमंग स्टेट्स, नो। टू डेवलप 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान डेवलप करना इनका काम नहीं है, अब तो नीति आयोग ये काम करता है, पहले प्लानिंग कमीशन था इसके लिए। सो आंसर इज ओनली 1 and 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये है लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का, जो कि 2015 के APFC के पेपर में पूछा गया था। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पॉइंट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये तो स्टेटमेंट एकदम ठीक है, संविधान ही सब सर्वोच्च है। दूसरा, देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी ठीक है। तीसरा, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू फॉलो अप द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, बिल्कुल संविधान के अंदर एक प्रोसीजर दे रखा है किस तरीके से संविधान संशोधन किया जाना है। फिर आता है यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवेरियन, नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्वोक टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो तीसरा आपका, तीसरा ठीक है, दूसरा ठीक है और पहला ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे 2015 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। इसके बाद आ जाएंगे 2012 नेक्स्ट। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 2012 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में पूछा गया पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आंसर जिसमें देना था वो मैंने नहीं दिया था। वो कुछ इस तरीके से होता है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ फॉल्स, या फिर पहला स्टेटमेंट ठीक तो है लेकिन दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता। इस तरीके के ऑप्शन दे रखे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी, ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों वो अभी आगे बताऊंगा। स्टेटमेंट 2, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच स्टेट इज़ प्रोवाइडेड टू हैव अ हाई कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब इसका आंसर सुनिए ध्यान से। हमारे संविधान के आर्टिकल में, मतलब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 214 आर्टिकल में दे रखा है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन उसमें ये नहीं दिया गया कि ऐसा ज़रूरी हो कि उस स्टेट का हाई कोर्ट उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर ही मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि ये कहता है कि हाई कोर्ट उसी पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक आर्टिकल और भी है, आर्टिकल 231, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि 2 स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और आपका दमनदीप, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। मुंबई, ऐसे ही वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइसलैंड का भी कॉमन है। कोलकाता, केरल हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन एरिया है उसमें भी केरल और लक्षद्वीप दोनों आते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट 1 इज फॉल्स। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें दिया है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी enshrined in the constitution aim at providing the social and becoming and economic base of a genuine democracy, this statement is correct. Second है, directive principles are merely directives which the government has to keep in mind while framing policies and not enforceable through courts, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये कोर्ट्स के थ्रू इन्फोर्सिबल नहीं है, आर्टिकल 37 में ही दे रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये पहले की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। प्रियम्बल नहीं, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दे रखा आर्टिकल 43A के अंदर, ठीक है। सॉरी, ब्रैकेट वाला नहीं है, ये सीधे ए है, आर्टिकल 43A, ठीक है, इसमें दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा सी, DPSP। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस तरीके दोनों लगा दिए ऊपर नीचे, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेटअप नहीं किए गए। तो यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही सेटअप किया गया, इलेक्शन कमीशन भी है और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी, जुडिशरी भी है, लेकिन नहीं आता प्लानिंग कमीशन, नहीं आता है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए किसी आर्टिकल के लिए नहीं, की वजह से नहीं, किसी कानून के लिए दूसरे तरीके से, मतलब ये कानून के ज़रिए बनाया गया है प्लानिंग कमीशन। अब तो ये चेंज होकर नीति आयोग बन गया। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आंसर ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सही स्टेटमेंट है बी। फंडामेंटल राइट्स में सॉरी डीपीएसपी में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही ये दे रखा है और आर्टिकल है 49th आर्टिकल में ये दिया है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, नो। ओथ एंड अफर्मेशंस इसमें नहीं दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, वो 5th और 6th शेड्यूल है, ये नहीं है। फिर आते हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सही आंसर है। बेसिकली यूनियन लिस्ट होती है जिसमें कि वो मुद्दे दे रखे होते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लिस्ट बना सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The President of India is elected by the members of an electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament. This is correct option. राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट्स की, वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। सो आंसर होगा सी, 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया रेस्ट्स विद इलेक्शन कमीशन, ये तो पता ही होगा, बहुत कॉमन है। ठीक है, और आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल है 324 क्लॉज 1, इसमें ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट। At the time of becoming the Prime Minister of our country, one must be a member of one of the houses of parliament. If not, must be a member of one of the houses within 6 months. ये statement ठीक है। Need not necessarily be a member of one of the elected as a member of Lok Sabha within 6 months. कोई ज़रूरत नहीं है 6 महीने के अंदर किसी भी एक उसमें किसी भी एक सदन का सदस्य बनने की, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रियर टू अपॉइंटमेंट, नहीं। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ज़रूरी नहीं, किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे कुछ कमीशंस दे रखी है और उनके चेयरपर्सन्स दे रखे हैं। इनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 2005 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, 2005 में ये कमीशन बनी थी और इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके एम वीरप्पा मोइली। ठीक है, दूसरी सेकंड कमीशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके जो चेयरमैन थे, जो चेयरपर्सन थे इसके, वो थे जस्टिस मदन मोहन पुंची, ये तीसरे वाले। ठीक है, फिर आता है 13 फाइनेंस कमीशन, जो 13वीं फाइनेंस कमीशन थी, आई थिंक 2007 में बनी है, ये नवंबर 2007 में। और इसके चेयरमैन थे जस्टिस एम.एन. वेंकटचिल्ला। ठीक है, एम.एन. वेंकटाचलिहा इसमें चेयरपर्सन थे। 13 फाइनेंस कमीशन विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2007। और ये आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बना था फरवरी 2002 में।
और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे विजय केलकर। ठीक है, तो ऑप्शन कोड के हिसाब से होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट इज to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance, to let opposition members collect information from concerned ministers, to allow a reduction of a specific amount of the demand of grant, to postpone the proceeding to check the incompetent or the violent behavior on the part of some members. करेक्ट आंसर इज ए, टू अलाउ डिस्कशंस ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये भी हम करेंगे डिटेल में आगे। ठीक है, और इट इज़ अलाउड ओनली इन लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा में या फिर लेजिस्लेटिव स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनको एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। Point number 1, most of the important laws can be introduced in the parliament within the prior consent of the president। तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि सिर्फ मनी बिल के टाइम पर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पर ज़रूरी होता है कि आप पहले कंसेंट लें प्रेसिडेंट से। बाकी किसी भी बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनसे बाद में साइन कराए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द जुडिक्शन इमार्केटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज करेक्ट, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। पॉइंट नंबर 1, रिपोर्ट्स ऑन द अकाउंट ऑफ द स्टेट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट who shall cause these to be placed before the parliament। This statement is false। CAG is appointed by the president, ठीक है, and can remove only on the grounds and procedure similar to those of the supreme court judge। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, सेम प्रोसीजर होता है कैग को हटाने के लिए, और वो प्रोसीजर मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ठीक है, द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स are to be kept is prescribed by CAG। This statement is correct, 1 is false, second correct, third correct, that's why answer is C, 2 and 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिली हो और आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर इसमें आपको कुछ और भी चाहिए इसके रिगार्डिंग, कि अगर मैंने 2004 और 2002 के पेपर्स इसमें नहीं देखा है, क्योंकि उस वक्त के जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे और अब वो इतने रेलेवेंट नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको वो चाहिए तो उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। बाकी अगला लेक्चर जो है पॉलिटी का होगा और पहली क्लास होगी बैकग्राउंड के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, किस तरह संविधान बनता है, और उससे भी पहले हम उसमें बताएंगे 1773 यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 के एक्ट तक के जितने भी बीच के जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लगे। तब तक के लिए गुड बाय।